मैं आपका दोस्त तैनी चौधरी। आज मैं लफ्ज़ मीडिया चैनल के माध्यम से लाइव हूँ और मेरे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर टीपी सिंह। डॉक्टर टीपी सिंह की अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो आजकल जितने भी राजनीतिक दल हैं, बतौर प्रवक्ता अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि इतनी क्वालिफ़िकेशन किसी भी प्रवक्ता के पास नहीं होगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर टीपी सिंह की क्वालिफ़िकेशन मामले में डॉक्टर टीपी सिंह कहाँ तक हैं और क्या क्या इन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में किया है। डॉक्टर टीपी सिंह ने मैथ से एमएससी की है और एमए समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी से किया है। फिर एक बार और एमए किया है इन्होंने हिंदी से, और एक पत्रकारिता में भी एक डिप्लोमा इन्होंने किया है जो मास कम्युनिकेशन है से, और एमफिल मतलब पीएचडी इन्होंने समाजशास्त्र से की है यूजीसी नेट जो कि 6 बार इन्होंने पास किया है। आईसीएसआर फेलोशिप में अवार्ड प्राप्त किया है, राजीव गांधी फेलोशिप अवार्ड भी इन्होंने प्राप्त किया है और समाजशास्त्र में इन्होंने पीएचडी की है, साथ में एलएलबी भी की है। डॉक्टर साहब, चंद्रशेखर आज़ाद जी को टाइम मैगजीन ने जगह दी है, कैसा महसूस कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता इसको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद जी पिछले लगभग समाज की मजलूम और कमज़ोर लोगों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। वैश्विक मीडिया ने, विश्व ने उनके काम को स्वीकार किया है। चंद्रशेखर भाई के काम को स्वीकारोक्ति वैश्विक स्तर पर मिली है और ये स्वीकारोक्ति ये साबित करती है कि आने वाले समय में बहुजनों का सबसे बड़ा रहनुमा चंद्रशेखर आज़ाद है। टाइम मैगजीन में नाम आना बहुत बड़ी बात है और टाइम मैगजीन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुजनों की आवाज़ को मुखरता, निडरता और साहस साथ में आक्रामकता के साथ उठाने का काम जो चंद्रशेखर भाई ने किया है, इससे पूरा बहुजन समाज, खास तौर से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग इससे गौरवान्वित हैं। उन्हें गर्व है इस बात का कि बहुजन समाज में जन्मा एक बेटा जो समाज के लिए संघर्ष कर रहा है और जिसे पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया नज़र रखे है चंद्रशेखर भाई पर। तो ये ऐसे में सिर्फ बहुजन समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि भारत की जो मेन स्ट्रीम का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने एक प्रोपेगेंडा और एक कैंपेन चलाकर चंद्रशेखर भाई को एक छोटा नेता साबित करने की कोशिश की है। हम कहते हैं चंद्रशेखर भाई को आप कितना भी छोटा नेता साबित कर दें, लेकिन समाज उन्हें अपना रहनुमा मान चुका है और पूरा देश ये मान चुका है कि चंद्रशेखर भारत के मजलूमों की, गरीबों की आस है और चंद्रशेखर मजलूमों की आंखों में आए आंसुओं को लगातार पोंछने का काम करेंगे। चंद्रशेखर जी ने बयान दिया अभी चंद्रशेखर जी ने एक बयान दिया है कि बुआ आराम करे, भतीजा काम करें। इसका क्या मतलब है डॉक्टर साहब? एक ऐसे समय में जब देश का संविधान खतरे में हो, एक ऐसे समय में जब देश की आज़ादी खतरे में हो, एक ऐसा वक्त जब अघोषित आपातकाल देश में लगा हो, बहुजनों के रिजर्वेशन पूरी तरह खत्म किए जा रहे हो, देश के संस्थानों को बेचा जा रहा हो, रोज बहुजन बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा हो और सांप्रदायिकता के नाम पर एक विशेष वर्ग को कानूनी तौर पे सताया जा रहा हो, तब हम ये कहते हैं कि जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के बदौलत तो मुकदमे झेलकर जेलों में जाने का काम कर रहे हैं, तब ऐसे में कुछ बहुजनों की रहनुमाई करने वाले लोग महलों में बैठकर ट्वीट करने का काम कर रहे हो, तब ये बात समझ में आती है कि जो काम करेगा, जो बहुजनों पर राज करेगा, जो काम करेगा वो बहुजनों पर राज करेगा। इसलिए चंद्रशेखर भाई ने जो बयान दिया है ये इसी परिप्रेक्ष्य में दिया है कि बहन जी काम तो करती नहीं, उनके कार्यकर्ता काम नहीं करते,
एक एक अंदर की जो संस्कृति है उसको मैं कहना नहीं चाहता, तो उस संस्कृति को एक्सपेंशन करने का काम वो लोग कर रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर भाई और उनकी पूरी टीम पूरे देश में बहुजनों की आवाज़ को मुखरता से उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए चंद्रशेखर भाई का बयान आया है कि बहन जी, बुआ जी अब काम करें। उनका भतीजा इस देश के रण में निकल चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से टक्कर लेने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए। इसलिए बुआ जी को आराम करने का उन्होंने जो सुझाव दिया है, इसे हम उसका समर्थन करते हैं चंद्रशेखर भाई के बयान का। और बुआ जी को भी अब अपने भतीजे की बात को मान लेना चाहिए और घर में जो महल उनका है उसमें आराम फरमाना चाहिए और पूरी जिंदगी को एक संरक्षक के तौर पर भतीजों को समर्पित करके, भतीजों को राय मशवरा करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने लोगों की ज़ुबानी सुना है कि डॉक्टर टीपी सिंह चंद्रशेखर जी के बड़े ही खास, मतलब खासों में खास एक माने जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आपकी नज़दीकियाँ कब से मतलब चंद्रशेखर जी से हुई और क्या लोगों का मानना ये सही है कि आपसे जो चंद्रशेखर जी के रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ हैं? चंद्रशेखर भाई का ये मानना है कि जो काम करेगा उनके नज़दीक होगा। वो काम करने वाले लोगों को तवज्जो देते हैं और समाज में वो युवा जो संघर्ष कर रहा है, काम कर रहा है संविधान की रक्षा के लिए, अपने बहन बेटियों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए और इस देश के बहुजनों के रिजर्वेशन, उनके संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए जो चंद्रशेखर भाई की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है ईमानदारी से, वो हर कार्यकर्ता चंद्रशेखर भाई के करीब है। चंद्रशेखर भाई की ये बहुत बड़ी काबिलियत है कि वो हर कार्यकर्ता का नाम जानते हैं, हर कार्यकर्ता की पहचान जानते हैं, कौन कितना काम कर रहा है ये उनकी नज़र में रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बताएंगे बहुजन राजनीति अक्सर मनुवाद को कोसती है, इसका क्या मतलब है, आप समझा सकते हैं हमें? मनुवाद एक विचारधारा है। मनुवाद ना कोई धर्म है ना कोई जाति है। मनुवाद एक ऐसी विचारधारा है जो इस देश के बहुसंख्यक अर्थात SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को इनकी आज़ादी और इनके संवैधानिक अधिकारों का विरोध करती है। मनुवाद संवैधानिक जो प्रावधान है उनका विरोध करता है। इस देश का मनुवाद देश के संविधान को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता है और मनुवाद खास तौर से जो हमें संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दिए हैं, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, उन सब सताए लोगों को, उन सारे सताए लोगों का अधिकार छीनकर इस देश में मनुवादी व्यवस्था लागू करके वर्णवादी व्यवस्था लागू करना चाहता है, जहां जन्म के आधार पर कार्य तय होंगे, ऐसा मनुवाद चाहता है। और यही मनुवादी व्यवस्था देश में पुनः अपना कब्जा चारों तरफ जमाने की भरसक कोशिश कर रही है। चंद्रशेखर भाई और उनकी पूरी टीम उसी मनुवाद के खिलाफ डट कर खड़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बताएंगे भाजपा और कांग्रेस में क्या फ़र्क समझते हैं आप? आज भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी में है सरकार में, ये कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस सही नीति चलाकर देश में शासन करती, जो आरोपी आए थे कथित घटनाओं को लेकर, बहुत बड़े बड़े घटनाएं, बहुत बड़े दंगे देश में हुए, कांग्रेस ने सबको बचाने का काम किया। कांग्रेस को पता था क्या होने वाला है। और मैं खास तौर से ये कह दूं कि आधी कांग्रेस में RSS के लोग काम कर रहे हैं। बहुत सॉफ्ट लोग हैं जो बीजेपी को भी उतना ही पसंद करते हैं, कांग्रेस को भी उतना पसंद करते हैं। एक तरह से मिली जुली पार्टी है, वैचारिक तौर पर मिली जुली पार्टी है। एक गांधीवाद को आगे बढ़ाती है, दूसरी गोलवलकर साहब को आगे बढ़ाने का काम करती है। और दोनों विचारधाराएं ही इस देश के बहुजनों को अधिकारों की पैरवी करने के विरुद्ध रही हैं। इसलिए कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस देश में कुपोषण की दर बढ़ती जा रही थी, गरीबों की दर बढ़ रही थी और 56% महिलाएं कुपोषित देश में थीं। देश की आधी से अधिक आबादी को शाम को खाना नहीं मिलता था। देश में अत्याचार, भ्रष्टाचार तब भी चरम पर था।
दलितों के साथ इस तरह से दमन बराबर उसी समय होता था जिस तरह से आज भाजपा में हो रहा है। बस भाजपा में समय के साथ तेजी आ गई, चूंकि शुद्ध मनुवादी पार्टी भाजपा है, विशुद्ध तौर पे हम कह सकते हैं घोषित तौर पे कांग्रेस उसकी बी टीम है। लेकिन दोनों का प्रोपेगेंडा एक ही है। अगर बहुत सारे इश्यूज पर कांग्रेस शांत रहती है तो उसका कारण ये है कि अंदर से कहीं न कहीं दोनों के चरित्र एक हैं। किसान आंदोलन से जुड़े सवाल पे मैं बात करना चाहूँगा। पूनम पंडित जो इस वक्त किसान आंदोलन का चर्चित चेहरा है, कुछ लोगों का मानना है कि वो अपनी पहचान बनाने के लिए किसानों के साथ हैं, ना कि वो आंदोलन के साथ हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पूनम पंडित पूरे देश के लिए एक नया नाम है। एक किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तो एक नया नाम ये उभर के आया और अपनी देशी और ठेठ भाषा में पूनम पंडित के तर्कों ने, पूनम पंडित के मुद्दों ने जिस तरह से पूरे देश के लोगों का ध्यान खींचा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कृषि के तीनों कानूनों को लेकर पूनम पंडित जिस तरह से हमलावर हुई हैं, ये उनकी बोल्डनेस को दर्शाता है। हम पूनम पंडित को सैल्यूट करते हैं और हम ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और इस देश की बड़ी आबादी का जो किसान है, जो देश का पेट भरता है, देश को अन्न खिलाता है और देश की जो एक तरह से जीडीपी है उसको बढ़ाने का काम करता है, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए पूनम पंडित जैसी बहनें आई हैं निकल के, तो हम उनका स्वागत करते हैं भारतीय राजनीति में और हम उनको सैल्यूट करते हैं। किसान आंदोलन को 3 महीने के आसपास हो चुके हैं, लेकिन सरकार है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये समझने का बहुत गंभीर मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार SC/ST एक्ट को लेकर एक बार पीछे हटी थी, एक बार 3 रोस्टर पॉइंट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पर आई थी। लेकिन हम देखें CAA NRC जैसा मुद्दा हो या किसान आंदोलन का मुद्दा हो, इन पर सरकार पीछे हटने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि सरकार के पास जो साधन हैं या सरकार का जो साध्य है, सरकार अपने साधनों के प्रति पूरी तरह मुतमईन है। सरकार ये जानती है कि जिन साधनों के बल पर वो अपने साध्य को प्राप्त कर लेगी, वो साधन उसके पास मौजूद हैं। उसके पास इस देश की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस चारों पर उसका कब्जा है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग पर उसका कब्जा है। हम कहते हैं कि एक तरह से पूंजीवाद अपने फांसीवाद के रूप को अख्तियार करता चला जा रहा है और जब फांसीवाद किसी देश में लागू होता है तो फांसीवाद अपने सिद्धांतों पर काम करता है। फांसीवाद कभी पीछे नहीं हटता। उसका एकल एजेंडा है, एक तरफा एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। वो किसानों के नाराज होने से भी घबराहट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो आज भी आश्वस्त है कि वो अगली सरकार को कायम कर लेगी, अपनी सरकार को बचाने का काम करेगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। ये पूरे देश की जनता को समझना है कि एक ऐसी देश की आधी से ज़्यादा आबादी हो गई, उसके बावजूद वो मुद्दों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके पास जो साधन है वो साधन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। कृषि कानून में ऐसा क्या है डॉक्टर साहब जिसको किसान समझने के लिए तैयार नहीं है और इसको लेकर फिर वो पीछे हटने को भी तैयार नहीं है? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान समझ गया इसलिए वो देश की राजधानी के बॉर्डरों पर डटा हुआ है। अगर किसान को समझ नहीं आता तो कानून लागू हो गए होते और किसानों की ज़मीन अधिग्रहित हो गई होती। किसान इन कानूनों को समझ गया है इसलिए वो आंदोलन कर रहा है। देखिए, किसान अपनी ज़मीन को अपनी माता समझता है, वो माता जिसका सीना चीर कर हम सब लोग अपना पेट भरते हैं। अगर उसी के पास से वो ज़मीन चली जाएगी तो किसान के पास क्या बचेगा? अभी कुछ समय पहले इस देश में 72% आबादी गांव में निवास करती थी और उस सारी आबादी खेती और खेती के सारे साधनों पर निर्भर थी। इस देश की जीडीपी खेती से तय होती थी। लेकिन आज खेती करने वाले लोगों को, किसानों को सरकार ने पूरी तरह से हाशिए पर पहुंचाकर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने का काम जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसे चाहिए कि वो पीछे हटे। अन्नदाता इस देश का भगवान है जो पेट भरता है लोगों का, वो भगवान के आगे नतमस्तक हो जाए और अपनी गलती को स्वीकार करके वो MSP को तय करके तीनों कानूनों को वापस लेके
किसानों के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के सरकार वापस चली जाए और किसानों से कह दे कि आप अपनी जाके खेती बाड़ी करें, क्योंकि किसान किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा, कानून वापस होंगे, इधर किसान अपनी। हमारे साथ थे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर टीपी सिंह। और हमारे इस चैनल को, लफ्ज़ मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।